क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश में सबसे बड़ी पार्टी अभी भी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव वाले अपने मुद्दे में कामयाब होगी? 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा अपने दम पे बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में सफल तो नहीं रही, लेकिन क्या वह अपने मुद्दे जिसमें यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कामयाब हो पाएगी? आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें लोकसभा चुनाव के नतीजों में जीत करके भाजपा बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से सरकार बनाती है देश में 2 बार, और इस बार मामला उल्टा रहा। तो उन 2 मुद्दों का क्या होगा जिसे भाजपा ने साल 2014 से 24 के बीच पुरजोर तरीके से उठाया था, और भाजपा ने उन पर अमल करने की दिशा में कदम भी उठाए। बीजेपी के मुख्य एजेंडे में देश भर में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करना और एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन शामिल हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं। भाजपा अपने बड़े मुद्दे राम मंदिर समेत कई बड़े मामले हल कर चुकी हैं। तो सवाल यह है कि इन 2 मुद्दों पे क्या भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी को बना सकेगी? क्या संविधान संशोधन और आवश्यक बदलावों के लिए बीजेपी प्रभावी बहुमत जुटा पाएगी? और अगर बीजेपी इनको ठंडे बस्ते में नहीं डालती है तो क्या उसे इन मुद्दों को थोड़ा थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा? क्या 4 जून को आए नतीजे मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल की योजनाओं जैसे जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर हैं और डेटा प्रोटेक्शन है उससे जुड़ी योजनाओं पर भी ये प्रभाव पड़ेगा? बड़ा सवाल है। तो इस पे बात करनी बनती है। लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। चूंकि कॉमन सिविल कोड सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। 2024 के घोषणा पत्र में भी भाजपा ने कहा है कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता यहां नहीं मिल पाएगी। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि भाजपा इस दिशा में आगे कब बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि 5 साल का समय पर्याप्त है। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में एक प्रयोग किया था जिसमें उनकी बहुमत वाली सरकार है। हालांकि केंद्र के साथ साथ राज्यों से जुड़ा विषय भी है कि अमित शाह ये भी कहते हैं कि ये केवल समान नागरिक संहिता केवल एक मुद्दा नहीं है, ये बड़ा एक सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं उनमें राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी और आदिवासी समूह शामिल हैं जिन्हें डर है कि वे अपनी पहचान खो देंगे। दरअसल पिछले साल ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पर यूसीसी का विरोध किया था। नीतीश कुमार और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और कई लोग कहते हैं कि इसमें कई सारी जटिलताएं नजर आती है, जैसे कि आदिवासी समुदाय जो अपने आप को हिंदुत्व से अलग पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जीवन शैली कमजोर होगी। पारसी समुदाय, हालांकि संख्या बहुत कम है, आदिवासियों में राजस्थान के बांसवाड़ा से जीत कर गए राजकुमार रोत जो है वो अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वो रामायण के पात्रों पे ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। तमाम सारी चीजें हैं कि फिलहाल तो इसका कोई ड्राफ्ट आया नहीं है कि जिस ड्राफ्ट को वो संसद में पारित कराना चाहती हैं। तो अब जो है, चूंकि गठबंधन की सरकारों में कोई भी एजेंडा जिस पे विवाद हो सकता है उस पे बात करने से भाजपा निश्चित तौर पे बचती नजर आएगी। तो जब तक एनडीए के पास बहुमत है कुछ कानून पारित हो सकते हैं, कई चीजें जिनमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो बीजेपी का घोषणा पत्र उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर काम करने की बात तो करता है। अमित शाह ये कह भी गए, इशारा भी कर गए कि 5 साल के भीतर इसे लागू कर देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव वाले पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में पिछले साल एक समिति बनी थी। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात है। कांग्रेस का कहना है
कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करती है और इस विचार पर काम नहीं करना चाहिए। माना जा रहा है कि देश भर में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता खतरे में होगी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है, जहां राज्यों को अपनी विधायी और कार्यकारी स्वायत्तता हासिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर काम करने वाली सरकारी समिति ने इसकी सिफारिश करते हुए कहा था कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को इसी तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर उनके चुनाव हो जाएं। संवैधानिक कायदों से देखें तो यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानूनों के भविष्य का आकलन करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। तो कुल मिला के संवैधानिक संशोधनों या 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत भी जिन कानूनों में पड़ेगी, वो फिलहाल बीजेपी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता है कि मुश्किल है। इन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल मेजॉरिटी चाहिए, सहजता से बीजेपी रखेगी, और ऐसे ही कानूनों के लिए ज्यादातर सदन का समय होता है। उन्हें दिक्कत तब होती है जब एनडीए गठबंधन इन मुद्दों पे एक साथ ना हो। पिछली बार कई मामलों में एनडीए को जगनमोहन रेड्डी, जो जगन रेड्डी है, आंध्र प्रदेश के सीएम थे, और नवीन पटनायक का समर्थन मिला था। और अब इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां इस ओर आएगी कि नहीं आएगी, देखने वाली बात होगी। नवीन पटनायक सरकार खो चुके हैं, तो संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है वो भी बड़ी चीज है कि पिछले साल सरकार संसद को कहती है कि परिसीमन किया जा सकता है, कुल संख्या को फिर से तय किया जा सकता है। तो सरकार का कहना था परिसीमन जो है साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद हो सकता है। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं। तो कुल मिला के सारी चीजें जो है वो कुल मिला के डिपेंड करती है बहुमत पे। भाजपा की सरकार 1 जुलाई 2024 तक नई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिए थे, और अब इसमें बदलाव हो जाएगा और 1 जुलाई 2024 से कानून लागू हो जाएंगे। तीनों कानून जो भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इन कानूनों को बदला जाएगा या होल्ड किया जाएगा। भारत के पूर्व गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम इन कानूनों की निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि 90 से 99% कानून पुराने थे, नए बिल में से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। तो कई वकील भी इन कानूनों के प्रभाव को लेकर चिंता जताते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि नए कानून नागरिकों के लिए सुरक्षा के साथ साथ न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन नियम बनाए जाने भी बाकी हैं। तो ऐसा लगता है कि पुनर्विचार या समीक्षा का दायरा कानूनों तक नहीं रहेगा। इसी तरह भाजपा के साथ आए एनडीए की पार्टी जेडीयू, जो कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं, अब वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना बंद की जाए। तो जातिगत जनगणना कराना विपक्ष की नहीं, जेडीयू और टीडीपी दोनों की मांग है। बीजेपी का यह कहना है कि जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन अभी यह देखा जाएगा किस पे काम होगा। तो कुल मिला के यह है कि सत्ताधारी गठबंधन का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उस गठबंधन में अतीत में क्या चीजें हुई, यही लोग साथ रहे थे, मौजूदा स्थिति क्या है और भावी योजनाएं जिनमें कानून भी शामिल हैं, क्या होगा यूसीसी का, क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या होगा जनगणना का, क्या होगा परिसीमन का, तमाम बिंदु है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।